Hello everyone, we are live again and today we have Dr. Pradeep Kumar Gupta with us. He's a principal and founder of Naminath Homeopathic Medical College, Hospital and Research Center. So it's a lot of things going on there and I'll ask him about it and he will brief us in short about that thing too. So I was interested to know about that. So I think you must all also be interested to know that. And let's see how excited are you guys. Just comment down in the comment section about any questions you want to ask him. And first, I want to introduce him. It was a detailed introduction because being such a personality with so many of awards received from international as well as national associations and prestigious institutes, so it takes a while to make that introduction. So he is a founder and a principal of Naminath Medical College, Homeopathic Medical College in Agra, and it has an OPD and an IPD setup there. So people come there for their long-term illnesses as well, and they get treated with homeopathy only. So it's practically they have treated patients with COVID too, and there were a lot of patients, and government even supported that venture, and there was like very holistic approach in the cases of homeopathy, in the cases of COVID as well. So he has 40 years of practice in clinical practice and as well as research in the field of diseases like diabetes, cancer, so rheumatoid arthritis. So arthritis, people are more concerned about like it cannot be cured, but in homeopathy you make impossible a possible thing. So I want to invite him. So I guess you all must be very and I want all of you to welcome him with a very warm response, because this much of experience and a lot of strength you get with this much of experience. So let's invite him. He's with us, Dr. Pradeep Kumar Gupta. I'm connecting with sir. Hello. Good evening, sir. How are you? गुड इवनिंग, आई एम गुड। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। एक्चुअली सर आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें थी मेरे पास बोलने के लिए और बहुत लिमिटेड टाइम, बिकॉज मैं चाहती हूँ आपको भी टाइम ज्यादा मिले बोलने जी। क्लैरिटी नहीं है? आपका नेटवर्क सही है? हाँ जी सर, आप मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बीच में आपका जी ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। तो सर उसमें आई वाज सेइंग कि आपने जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं होम्योपैथी में, भी ऑर्गन ऑन, मटीरिया और रिपर्टरी, आपने तीनों सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट आपने की है। तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि ऐसा क्यों? तो प्रैक्टिस करने में जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं वो सारी की सारी ऑर्गन की नॉलेज से सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर आपको ऑर्गन की डीप नॉलेज नहीं है तो आपकी जो प्रैक्टिस में डिफिकल्टीज आ रही हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। फिर आप क्या करते हैं कि गलतियां शुरू कर देते हैं, फिर गलतियां में फिर वो बढ़ती जाती हैं, फिर डबल मेडिसिन कर देते हैं, फिर मदर टिंचर, फिर पेट, उसका कोई एंड नहीं है। तो जितनी भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए केवल और केवल एक ही माध्यम है, वो है ऑर्गन और उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग।
केस टेकिंग हो गया, सब हो गया। अब उसको कर रहा है और किस इंटेंसिटी में वो मैट्रिमेट, जब तक वो नॉलेज ठीक से नहीं, अब रोल आता है रेपर्टरी का कि आपने ठीक से मैनेजमेंट भी कर लिया केस का, ठीक से मैट्रिमेटिका के थ्रू उसका मेडिसिन भी आइडेंटिफाई कर लिया और दे दिया, ठीक नहीं हो रहा है। आता है रेपर्टरी का कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसकी जगह नियर अबाउट रेमेडीज होती हैं, जो जो आप रेमेडी दे रहे हैं उसको पैरेलल रेमेडी जो चल रहे होते हैं वो आपको रेपर्टरी गाइड करती है। आपको मेडिसिन तो मेट्रिमेडिका की नॉलेज पर ही देना है, लेकिन जो रेमेडी है वो रेमेडी के लिए आपको रेपर्टराइजेशन करना होता है अगर आपके केस में डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने तीनों सब्जेक्ट में एमडी किया। दैट्स रियली वंडरफुल सर। एक और चीज मुझे मतलब बहुत इंट्रीगिंग लगी, आपने यूपीएससी, आपने सिविल सर्विसेज क्लियर किया, बट यू डिड जी। सो दिस मच ऑफ लव ऑफ होम्योपैथी, उसके बारे में सर आई वांट टू नो थोड़ा सा। हाँ, उसका बहुत सिंपल ये है कि मेरा जो PHMS मैंने किया था वो, और मैं सिलेक्शन होते होते वो मुझे गया, तो 5 साल में मेरा प्रैक्टिस अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, सिविल सर्विस बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ वो कहीं नहीं कर सकता। तो इसमें मेरी वाइफ का भी सपोर्ट था और मेरे बहुत सारे पेशेंट का भी था, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जो मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पर वो ज्यादा बेटर, मीनिंगफुल है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो ये सोच के फिर मैंने सिविल सर्विस को फॉरगो कर दिया, यही था और कुछ। एंड वी शेयर द सेम मिशन विद यू। एकदम हमारा भी सेम मोटिव है कि घर में होम्योपैथी इतना स्टैब्लिश हो जाए कि लोगों को वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी लगे कि अगर मुझे कुछ हुआ है तो आई शुड कंसल्ट होम्योपैथी फर्स्ट Yes. मेरा टारगेट यही होना चाहिए। तो at Bijan we also want to create a lot of awareness about homeopathy among people. So Yes. there must be a lot of general people. तो हम थोड़ा सा ना अपने उसको थोड़ा सा टोन डाउन करेंगे कि लोग लेमैन भी समझ पाए। वैसे हमारे पास मैक्सिमम डॉक्टर्स ही हैं अभी इस टाइम। तो जी सर फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। अब जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अभी चल रहा है, तो हम कैंसर में पहले ब्रेस्ट कैंसर को लेकर चलते हैं कि हम कैसे ब्रेस्ट कैंसर कोई भी पेशेंट स्क्रीनिंग अपनी कर सकता है घर पे, या उसको क्या क्या साइंस है जो नोटिस करने चाहिए जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हो सकते हैं। देखिए, फीमेल के अंदर कैंसर ही होता है, ज्यादा लंग कैंसर होता है, और फीमेल में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो उसका बहुत है कि वीकली फीमेल को अपना ब्रेस्ट इंस्पेक्शन खुद करना चाहिए। अगर उसमें कोई लंप है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक सिंपल है इसमें, उससे भी सिंपल अप्रोच है कि आप है अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा लेना चाहिए या मेमोग्राफी करा लेना चाहिए। तो ये ऐसे टूल है, सबसे सेफेस्ट अल्ट्रासाउंड है जो नॉन इन्वेजिव है और नॉन रेडियो है, तो उसमें कोई परेशान होने का, कोई भी किसी तरह का साइड इफेक्ट का कोई चांस नहीं है। और उससे सबसे अच्छा तो यही है कि आप ब्रेस्ट का इंस्पेक्शन खुद करें और अपना अवेयर रहें।
और ये सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर या किसी और तरह का कैंसर है। क्योंकि कैंसर किसी को भी होता है, जो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें ये मैंने देखा है कि डेफिनेटली उनके जेनेटिक्स में कैंसर, जो मैटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में कैंसर की, उन लोगों उनको जो नहीं है उनको नहीं हो सकता है, बट जो ऐसे लोग हैं उनको ज्यादा रहता है ये, तो उनको बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सर हम एक ये आजकल वीडियोस में इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर हम एक पर्टिकुलर जीन के बारे में सुनते हैं कि अगर आपके अंदर ये जीन है तो आप ज्यादा ससेप्टेबल हैं, तो उसमें हम किस तरह से उसको पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं उतना ज्यादा डिटेल में जाने की कभी राय नहीं देता हूँ, क्योंकि हम्म। सिंपल सा है कि आप जाएंगे तो आपको एक फियर क्रिएट हो जाएगा मन में। हम्म। तो वो जो फियर है वो आपको एक हाईली सोरिक बना देगा। हाईली सोरिक होने से आप मोर प्रोन हो जाएंगे कैंसर के। तो देयर मस्ट बी ए डिफरेंस बिटवीन कॉशसनेस एंड कॉन्शियसनेस। फियर एक जागरूकता, ये दोनों का एक बहुत समझदारी का काम है। अगर हम हर समय यही चिंता करेंगे मेरे को ये जीन से और ये हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। उतना फियर मॉन्गरिंग नहीं होना है। सिंपल सा ये है कि हमारे को पता है कि अगर अब मेरी फैमिली हिस्ट्री में कार्सिनोमा है तो मुझे अपना डाइट रेगुलेट करना है, अपना रेजिमेन रेगुलेट करना है, मुझे अपना डे टू डू रूटीन ठीक करना है, मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ लेना है। तो यही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए कोई बहुत लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और उस सब की जरूरत नहीं है। इसमें बस कॉन्शियसनेस ही काफी है, आदमी सतर्क रहे, सावधान रहे, उतना ही काफी है। और सर अगर हम ऐसा हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री है तो क्या हम कुछ प्रिवेंटिव्स दे सकते हैं होम्योपैथी में, या किस तरह का हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच होगा पेशेंट्स के बहुत लिए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, और मैं जहाँ भी फॉरेन में या इंडिया में जहाँ भी मेरा सेमिनार होते हैं, मैं सबको एक ही बात बताता हूँ कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कार्सिनोमा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गन, इर्रेस्पेक्टिव तरह के, तो वो कोई भी कैंसर है, तो एक सिंपल अप्रोच लेके चले हम कि जो आपको जिसको प्रिवेंट करना है, तो एक अप्रोच हो गया कि हम बिना ज्यादा कुछ किए हुए हम उसको कार्सिनोसिन दे दें। अभी डिपेंड करता है कि आप अपना क्या पोटेंसी देते हैं, क्या रेपिटेशन रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें मेरा अपना अप्रोच ये है, इनिशियली 30 पोटेंसी को देते हैं, और कुछ वीक को मंथली कन्वर्ट देते हैं, और मंथली के बाद फिर उसको हम लोग बाई मंथली और क्वार्टरली एक डोज देते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेते हैं। इसके अलावा जो होता है, जो जो जिसको आप प्रिवेंशन दे रहे हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनली सल्फर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली लाइकोपोडियम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली पल्सिटिला है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली नाइट्राम्यूर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो भी अप्रोच होती है। तो वो हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं, तो उससे ओवरऑल द देखिए, जो भी कार्सिनोमा है वो एक सोरिक मैनिफेस्टेशन है, सोरा। एफ्रोजम 80 में हैनीमैन ने बताया कैंसर इज सोरा। तो अब हमें पता है कि हमारा जो पेशेंट है, हमें उसको लेस एंटीसोरिक करना है। तो लेस एंटीसोरिक करना है तो हमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से हम उसको लेस एंटीसोरिक कर सकते हैं। तो एक बार वो लेस एंटीसोरिक हो गया, तो उसका जो जीन है तो वो जीन कार्सिनोसिन, तो कैंसर होने की
संभावना बहुत कम हो जाती है। अक्सर जो हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल में इनकेस कोई सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने कैंसर को बीट कर दिया या कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट उन्होंने ली, तो उसके बाद वाइटैलिटी बहुत एग्जॉस्टेड होती है, तो उसमें हम क्या टिप्स दे सकते हैं पेशेंट्स को? हाँ, बहुत सिंपल है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, सैकड़ों की संख्या में, और रोज ही 10-15 केस आते हैं। उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो उनको ये इमोशनली सेटिस्फाई करना होता है कि कैंसर इज नॉट द एंड चैप्टर ऑफ लाइफ। जब से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है कैंसर तब से है। सबसे पुराना केस इजिप्ट की मम्मी में 5.5 लाख साल पुराना है। तो इसके लिए कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है। और ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स में, यहाँ तक कि प्लांट में भी कैंसर होता है। तो कैंसर इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ। अब उसे ओवरकम कैसे करना है, तो उसके लिए फिर प्रॉपर गाइडेंस है, मेडिटेशन है, हेल्दी डाइट है, वो सब है। अब इसमें बहुत सिंपल है, जो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो बहुत इफेक्टिव मैंने देखा है पेशेंट में, उनका रिकरेंस नहीं होता है। मैं सबको एक सिंपल बात समझाता हूँ। बॉडी में किसी भी ग्रोथ के लिए, कोई भी ग्रोथ करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप अपनी डाइट को प्रोटीन डेफिशिएंट कर देते हैं, आपकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट, तो ऑटोमेटिकली आपका कैंसर का चांस कम हो गया। दूसरा, जो ऑलरेडी अगर आप यहाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने ऑपरेट करा लिया, तो वो एक जगह करा लिया, मेटास्टेसिस तो बहुत जगह होती है। तो जब अगर हमारे को ये पता है कि इसमें ये कैंसर है और इसको ट्रीटमेंट, ऑपरेशन हुआ है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कुछ हुआ है, तो उसको रिकरेंस का चांसेस बहुत होगा। तो जो भी ट्यूमर उसको बना होगा और हम डाइट को प्रोटीन डेफिशिएंट कर देंगे, तो एक प्रोसेस होता है बॉडी में, आप भी जानती होंगी, ऑटोफैगी है, अनयूटिलाइज हैं, अनयूजफुल सेल्स होते हैं, बॉडी उनको रिसाइकिल करती है और ये प्रोसेस 24 आवर्स चलता रहता है। तो जब हम डाइट में डेफिशिएंट हो जाते हैं प्रोटीन के, तो हमारी ऑटोफैगी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब ऑटोफैगी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो मेरा जितना भी बॉडी में ट्यूमर, कैंसर वगैरह वगैरह जहां जहां है, वो बॉडी उसको ऑटोमेटिकली कम करने लगती है। दूसरा, जो इसमें मेरा सजेशन सबको है कि एनिमल प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं लेना है, इंक्लूडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। वेजिटेबल प्रोटीन फिर भी अलाउड है। बॉडी के नेचुरल फंक्शंस के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए पल्सेज और ये सब और सीरियल सब में प्रोटीन होता है, तो वो अलाउड है। बट एनिमल प्रोटीन किसी भी हालत में, इवन इन द मिल्क फॉर्म, इज नॉट अलाउड, शुड नॉट टेकन। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा सिंपल तरीका है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट उतना कंज्यूम करें, तो हमारा बॉडी का वाइटलिटी बढ़ता है, हमारे सारे ऑर्गन्स में बेटरमेंट आता है, हमको प्रॉपर क्वांटिटी में मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं, तो हमारा बहुत कुछ ठीक हो जाता है। और आजकल सबसे बड़ी एडवाइजरी है कि हमको प्रोसेस फूड से, प्रोसेस मीट से, जंक से एकदम बचना चाहिए, और हम उससे बचे रहते हैं, तो हमारा प्रोन होते हुए भी हमारे अंदर फुल फ्लैश कैंसर डेवलप नहीं होता है, या लेटर एज में होता है, अर्ली एज में नहीं होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको करके आप जो भी इनको हो चुका है वो मेटास्टेसिस से और रिकरेंस से बच सकते हैं विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, कि वो पल्सेटिला है, या वो इग्निशिया है, या वो स्टेफिस ग्रिया है, या वो सल्फर है, या वो कार्सिनोसिन है, या पौष्टिकम है। वो उनका केस टेकिंग डिटेल में करके हम उनको करते हैं। और वो, अभी तक मेरे किसी भी पेशेंट में रिकरेंस नहीं हुआ है। 100% 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 रिक
ये फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, उनको हम बता देते हैं आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट 95% केसेस में रिकरेंस नहीं हुआ है। That's wonderful, sir. तो मैं होम्योपैथी कैंसर पर 92 से काम कर रहा हूँ, मेरा एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है इस पर, और एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है धीरे धीरे क्या यूजफुल है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जितना भी खाना है वो सब लाइव होना चाहिए, मीन्स द पेरिसेबल आइटम, जो चीजें खराब हो सकती हैं, लाइक वेजिटेबल्स, लाइक फ्रूट्स। अब इसका अपोजिट है ग्रेन्स, वो नॉन पेरिसेबल हैं, उनका कंजम्पशन कम होना चाहिए। नट्स वो पेरिसेबल हैं, नहीं है, उनका कंजम्पशन कम होना चाहिए, तो आप बचे रह सकते हैं। सर हम इसमें हम होम्योपैथिक अप्रोच की अगर बात करें इन केसेस ऑफ पेशेंट्स जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं साथ में, तो क्या वो साथ साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कंफर्टेबल हैं अपना जब मैं कीमोथेरेपी करा लूं, आई नेवर से नो टू एनीबॉडी, बिकॉज ये तो जिसको तकलीफ है वो डिसाइड करेगा उसको क्या करना है, तो उसी पे छोड़ना चाहिए। तो मैं कभी भी पेशेंट के पर्सनल बिलीफ में या उनकी फैमिली के बिलीफ में इंटरफियर नहीं करता। मैं बोलता हूँ जो आपको अच्छा लगे वो करिए, आप दवा दे दीजिए मैं देता हूँ। मेरा काम क्या है कि मेरा काम ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि कैंसर की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना। होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, होम्योपैथी में पर्सन टू पर्सन होता है। एक फैमिली के 4 लोग मेरे पास हैं, मदर को कैंसर है, बाकी उनके 4 सिबलिंग्स में कैंसर है, ठीक है। मदर की मेडिसिन आर्सेनिक से ठीक है, 4 सिबलिंग्स में 2 मेडोरिनम से ठीक है, 2 सिफलिनम से ठीक है। ये होम्योपैथी होता है कि वो पर्सन जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसका टोटलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो कैंसर के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। मैं तो एकोनाइट से लेके जिंकम मेटेलिकम तक हर मेडिसिन यूज करता हूँ और वो रिजल्ट देती है। अभी मैंने एक पेनक्रियाज का कैंसर ब्रानिया से ठीक किया है। तो जो भी मेरे रिजल्ट ऐसे आते रहते हैं मैं उनका लाइव वीडियो शेयर करता हूँ अपने फेसबुक पर, तो जिनको कभी कुछ सीखना है देखना है वो वहां आ सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरा अप्रोच क्या है। और ये मेरा अप्रोच नहीं है, यही हैनीमैन अप्रोच है। हैनीमैन ने हमको एक ही बात बताई है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, बेस्ट एंटीसोरिक। हैनीमैन ने सोरा में बेस्ट एंटीसोरिक देने को बोला है। बेस्ट एंटीसोरिक हर पेशेंट का अपना अलग अलग होता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, इसीलिए पढ़ाई की जाती है, इसीलिए ऑर्गेनन पढ़ाई जाती है। तो आपके पहले प्रश्न का ही जवाब है जो आपने शुरू में पूछा था कि ऑर्गेनन क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनन ही बताता है कि हमारे को इस पेशेंट में बेस्ट है। फिर मेट्रीमेड का बताती है कि ये बेस्ट एंटीसोरिक है। फिर रेपर्टरी बताती है कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये भी इसके लिए बेस्ट एंटीसोरिक हो सकते हैं इस टोटलिटी पर। तब फिजिशियन को फाइनल कॉल लेना होता है उसको क्या मेडिसिन देना। तो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत डायनेमिक होती है, बहुत पावरफुल है। अगर आप सही मेडिसिन सेलेक्ट कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली ठीक कर पाते हैं। एक्चुअली से मेरा भी ग्रेजुएशन में ऑर्गेनॉन सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता होना था। चाहिए, होना ही चाहिए सबका। तो आपके माध्यम से इसीलिए मैंने ऑर्गेनन इज द की फॉर होम्योपैथी। जो अच्छा ऑर्गेनन नहीं है वो अच्छा होम्योपैथ नहीं बन सकते हैं। इसीलिए मैं टीचर मैथमेटिका का हूँ, एचओडी प्रोफेसर, लेकिन मैं पढ़ाता ऑर्गेनन भी हूँ अपने सारे स्टूडेंट को। आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि नहीं मटीरिया मेडिका में तुम परस्यू करो, मैंने नहीं, मुझे तो ऑर्गेनॉन में ही एमडी करनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी पर सर मैं सोच रही हूँ अब आपसे इंस्पायर होकर मटीरिया मेडिका भी परस्यू कर लेती हूँ। यस डेफिनेटली। रेपर्टरी भी बहुत
इम्पोर्टेंट है, वो भी करना चाहिए। हाँ जी सर। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, ठीक है पढ़ना ना। तो सब कुछ ही पड़ता है, वी आर लाइफ टाइम स्टूडेंट्स। आई एम वेरी गुड एट पैथोलॉजी आल्सो, दो आई नेवर टेक पैथोलॉजी इन माय प्रैक्टिस, बट जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको तो वहाँ पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए बोगर को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पैथोलॉजी का जनरल का कंसेप्ट दिया एंड आई यूज, ठीक है। उतनी ही गहराई से मैं गायनिकोलॉजी, सर्जरी, ये सब पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। लव एंड वैली मेरी फेवरेट है। इसके अलावा मैं हैरिसन भी पढ़ता हूँ। तो क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं होगा क्या चल रहा है और क्या करना है। सर एज अ बीइंग अ डॉक्टर वो लाइफ टाइम पढ़ते ही रहना है हमें। हाँ, सिफलिनम मेडिसिन को मैंने यूज करने से पहले 46 बुक्स को पढ़ा था कि क्या सिफलिनम का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर मैंने सिफलिनम प्रिस्क्राइब किया है तो वो ठीक होता है पेशेंट। तो किसी चीज को समझने के लिए सिफलिनम मैट्रियोमेटिका में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैट्रियोमेटिका में जितना है वो एक लिमिटेड है। उसका एक ब्रॉड समझने के लिए आपको रेफरेंस बुक में जाना पड़ेगा। तो सिफलिनम की डीनिंग के लिए मैंने 46 बुक्स को कंपाइल किया, उसको समझा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह से पेशेंट आ सकता है, ये समझना होता है। दैट्स वंडरफुल सर। अब सर इसमें हम जैसे बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, तो जी क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट्स में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद, या जो हाँ, उस पे डेबिलिटी पेशेंट्स में साथ साथ आ रही है, एक्चुअली उसके जो, सपोर्ट के लिए। हाँ मैं, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि 92 में शुरुआत यहीं से हुई थी। 92 में शुरू में क्या हुआ था कि एक पेशेंट मेरे पास आए, तो उन्होंने, उससे पहले पहले मुझे आइडिया भी नहीं था ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत वॉमिटिंग होती है, 5-5 मिनट में वॉमिटिंग हो रही है, मतलब उनके अटेंडेंट ने मुझे आके बताया। मैंने बोला इनको ऐसा क्या हुआ है कि इनको कोई दवाई लगती है एम्स में, उसके बाद इनको 3-4 दिन तक ये 5 वॉमिटिंग इस तरह होती हैं। तो मैंने बिल्कुल कुछ भी उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिंपल कि उनको मल्टीपल नौसिया हो रहा है। मैं बेड साइड में देखने गया उनको, नौसिया नौसिया, मैं बोला इनको एपिकाक देते हैं। एपिकाक 30 दिया और वो इतना हिट हुआ कि एपिकाक की 2-3 डोज के बाद उनको नौसिया जो 3-4 दिन चलता था और महीनों तक वो ठीक से खा नहीं पाते थे, वो उसी दिन ठीक हो गया और उन्होंने रात को खाना खाया। सो द होल फैमिली बिकेम माय फैन। और उन्होंने तमाम लोगों को बताया कि भाई केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट आपको कम करना है तो डॉक्टर गुप्ता से मिलो, वो कुछ मेडिसिन देते हैं तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको टिप दे रहा हूँ कि कीमोथेरेपी के नोसिएटस कंडीशन में इपिका एक बहुत वंडरफुल ड्रग है, जिसका मैंने सैकड़ों लोगों में यूज किया है और वो एक क्लिनिकली वेरीफाइड है। तो मेट्रिया में तो कहीं नहीं लिखा है कि कीमोथेरेपी की वजह से नौसिया हो रहा हो तो आप दीजिए, क्योंकि उस समय कीमोथेरेपी थी नहीं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको डेवलप करनी होती है। और अच्छी टिप मिल गई सबको। हाँ, जहाँ इपिका फेल होता है वहां नक्स भूमिका काम में आता है, ठीक है। और वीकनेस के लिए मैं एक ही ड्रग देता हूँ, चाइना। तो 90% लोगों में बेटर फील होता है, नहीं होता है तो एसिड फॉस देता हूँ। तो कुछ जो हमारे मेट्रिया की स्ट्रेंथ है वो तो एक्सप्लोर नहीं हुई है अभी। वो यहीं आकर के हमको लगता है कि यस वी आर सुपर ह्यूमन, वी हैव सुपर medicines, our medicines are very effective, very dynamic, we can treat any kind of pathology, any kind of disease। और यही करके तो मैंने, जब सारी दुनिया रो रही थी, सो रही थी, डर रही थी, कोविड कोविड, मैं बोला कोविड से डरने की कोई बात नहीं है, 95% तो लोग ब्रैनिया से ठीक हो जाएंगे। तो आई वॉज द फर्स्ट मैन ऑल ओवर द ग्लोब जिसने बोला कोविड से कुछ डर नहीं है, ये तो एक छोटा वायरस है। और इसी उसी कन्विक्शन के लिए चलते मैंने ना कभी पीपीई पहना, ना कभी मास्क लगाया,
कि कोविड क्या है, एक छोटा वायरस है, उसके लिए डरना क्या है। ऐसे तो सैकड़ों हजारों वायरस हमारे पास रोज आते हैं, रोज जाते हैं। तो होम्योपैथ को डरने की क्या जरूरत है। होम्योपैथी तो मेंट फॉर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये है। तो इसलिए अगर आप जिस काम में कर रहे हैं उसको पैशन से करें, बहुत जिम्मेदारी से करें, बहुत सोच समझ के करें और ओपन माइंड करें, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे आइडियाज ही क्लिक हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ब्रानिया के साथ साथ 3 मेडिसिन और बताई थी कि आर्सेनिक दीजिए, एंटीम डार्ट दीजिए और लास्ट में जेल्सिमियम दीजिए, और वो सब काम में है। तो ये एक आपको एक समझना होता है कि आपको क्या करना है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और वो तभी संभव है जब आपका क्लिनिकल सेंस, क्लिनिकल नॉलेज आपका अप टू द मार्क हो। अब जैसे रेडियो थेरेपी में रेडियम ब्रोमाइड बहुत लिटरेचर में लिखा है, मेरा किसी पेशेंट में रेडियम ब्रोमाइड से कुछ नहीं हुआ आज तक। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आर्निका देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला इपिका। तो ये मेरा टिप है कि रेडियोथेरेपी के बाद आर्निका देखिए, आप रिजल्ट देखिए पेशेंट में क्या आता है, क्या पेशेंट मस्त होकर के ठीक हो जाता है। सर इसमें इंडिकेशंस हम क्या लेते हैं इसके अरे लिए, आर्निका हम दे रहे हैं? रेडियोथेरेपी क्या है आप बताइए मुझे। डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना पार्ट का, तो डिस्ट्रक्शन तो सब दूसरा देंगे तो इंजरी आएगा ना। आप आप आर्निका को रूडिमेंट्री कर दिया कि बाल झड़ने की दवाई है और चोट लग गई तो आर्निका। अरे भाई आर्निका समथिंग वेरी स्पेशल। और जब आर्निका नहीं काम आता है तो बैलिस पर, गोगर ने बोला है बैरिस पर इज ग्रेटर देन आर्निका। तो ऐसे थोड़े बोला होगा उसने, को सोच समझ के बोला होगा। ये तो हमारी कमी है कि हम ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना सीखते हैं, ना माइंड अप्लाई करते हैं। तो जो एक वर्ड है ना अप्लाइड मेट्रिया मेडिका, वो यही होता है, ठीक सर है। एक्चुअली तो जब ये आर्निका पे तो आई सॉ प्रूफ्स, एक सेल्युलर बायोलॉजी लेवल पे रिसर्च थी फॉर आर्निका इन ब्रेस्ट कैंसर। मैं वो उन सब रिसर्च की बात नहीं कर रहा, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मैं तो एक सिंपल जो होम्योपैथ है, जो अपने 10x10 के क्लिनिक में बैठा है, वो क्या कर सकता है लोगों के लिए चेंज, मैं वो बता रहा हूँ। उसको बहुत ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी इज वेरी डीप एंड वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड वेरी इजी टू लर्न। आपका अप्रोच पता होना चाहिए क्या है। तो मैंने आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों के साइड इफेक्ट की अपनी क्लिनिकल टिप्स दे दी है, बता दिया। मेरा हाँ, जिसको ये नहीं मिल रहा है वो सोचे कि क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसा मिलता है, ठीक है। पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि मुझे आर्निका ही देना है। मे भी उसको बैलिस पर लगे, मे भी उसको रूटा लगे, मे भी उसको रस्टॉक्स लगे। तो जो मैंने पहले बोला ना कि रेपर्टरी की यही ब्यूटी है कि वो आपको पैरेलल रेमेडीज बताती है। तो आपको पैरेलल रेमेडीज माइंड में लेके चलनी। जब तक आपके ज्ञान में, ये आपको नॉलेज में नहीं है कि इसकी पैरेलल रेमेडीज क्या हैं, तो आप फिर स्टक हो जाते हैं। ये है। अभी तो हमने फिजिकल लेवल पे साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बट पेशेंट मेंटली भी काफी इफेक्ट होता है कैंसर केसेस में। तो हम क्या देखिए उसको भी बूस्ट कर सकते हैं? मैंने क्या बोला है, दैट डिजीज कम फर्स्ट इन द माइंड देन इन द बॉडी। तो डिजीज का ओरिजिन माइंड में होता है, बॉडी में नहीं। और जिसको कैंसर हुआ है ना, वो मेंटली सिक हुआ है पहले। तो आपको समझना होता है उसके केस टेक में, उसको ग्रीफ है, इंसल्ट है, जेलस है, मॉडिफिकेशन है। तो ये जो जो की है हमारे, जो हमारी बिगेस्ट रूब्रिक्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, कैंसर का नाम आते ही हम भूल जाते हैं उनको अप्लाई करना। तो मैं सबको यही बताता हूँ कि आपके पास पेशेंट आया है, वो कैंसर है, वो आपका कोविड है, वो मत सोचो वो क्यों है, वो सोचो।
में मैंने सैकड़ों लोगों को एड्स ठीक किया है। जब लोग डरते थे एड्स से, मैं लोगों को गले मिलता था, हाथ मिलाता था। तो आपने जो बोला ना, तो पेशेंट तो वहीं से ठीक हो जाता था। अरे ये डॉक्टर साहब गजब है भैया, हाथ मिला लिया मुझसे, गले मिल लिए। ठीक है ना। पूरे पूरे विज्ञापन चलते थे कि एड्स को हाथ छूने से एड्स नहीं होता, लेकिन सब डर के मारे उसको देखते ही नहीं थे। मेरे नैमिनाथ में कोई भी आता है मैं तो उसको एडमिट कर लेता हूँ। हाँ, बता देता हूँ भैया इसको एड्स से संभल के रहना, ध्यान रखना, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में ना आना। दैट्स इट। तो सावधानी और डर दोनों में बड़ा अंतर है। तैयारी और चिंता, भविष्य की तैयारी करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तैयारी और चिंता में जमीन आसमान का अंतर है। तो पावरफुल बनने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज माइंड से होती है, और माइंड से एक्सरसाइज बुक से होती है, चीजों को समझने से होती है। तो जो डिजीज है वो पहले माइंड में आती है। तो हमें पता लगना चाहिए कि भाई इसके बैकग्राउंड में, जो पेशेंट कैंसर हुआ है, इसके बैकग्राउंड में क्या इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, कौन सा ट्रोमा है इसको। ठीक है। तो अभी एक पेशेंट आया, ईसोफेगल कैंसर, तो पानी भी नहीं पी पा रहा है। ठीक है। पानी भी नहीं जा रहा है उसको, कुछ भी निकल नहीं पा रहा है 5 दिन से। मैं बोला कोई बात नहीं, हम आपको ठीक करेंगे। और आपके साथ कौन आया है? तो वो रोने लगा पापा फक के कि मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा मैंने गोद लिया था, वो भी मेरे बात नहीं मानता है, वो मेरी प्रॉपर्टी ले लिया है, और मेरे कोई। अब आप सोचिए ना, आ गया ना आपके पास कॉज। सुबह उसको स्टेफिस दिया है, शाम को वो खाना खा रहा है। ये होती है होम्योपैथी। और जो लोग बताते हैं होम्योपैथी मेडिसिन 30 का एक डोज दे के भूल जाओ, 3 महीने इंतजार करो, सॉरी, हैनीमैन ने कहीं नहीं लिखा है ऐसा। हैनीमैन ने बोला है रैपिड। जिनको नहीं समझ में आता है वो एफरोजम 2 पढ़े दोबारा दोबारा। जिनको नहीं समझ में आता है वो एफरोजम 247 248 पढ़े बार बार, 100 बार, तब समझ में आएगा हैनीमैन ने क्या बोला है। ठीक है। तो 30 की एक डोज दे के कैंसर नहीं ठीक हो सकता। उन्होंने किया को मुबारक, मेरा तो कोई ठीक नहीं होता। मैं तो उसको रिपीटेड डोज देता हूँ, 5-5 मिनट पे, 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे बैठो यहाँ पर, खाओ, मुझे बताओ पानी पिया कि नहीं पिया। ठीक है। और ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ना, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये मेडिकल कॉलेज है मेरा, प्राइवेट पर्सनल वो नहीं है। यहाँ सब चीज पब्लिक डोमेन में है। मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ कौन करता है? हाउस जॉब, जो पीजी कर रहे हैं, और उनके नीचे इंटर्न। ठीक है ना, आरएमओ। मैं तो सिर्फ ऑर्डर करता हूँ कि इसको ये मेडिसिन दो, बस, दैट्स माय जॉब। तो वीडियो भी वही बनाते हैं, केस टेकिंग भी वही करते हैं। मैं तो फाइनली बातचीत करता हूँ कि भाई हाँ क्या बताया इन्होंने। मैं तो अपने डॉक्टर से ही पूछता हूँ कि क्या बता रहे हैं, क्या स्ट्रेस बता रहे हैं, कहाँ पे अटके हुए हैं। तो 2-3 मिनट बात करता हूँ मुश्किल से, उसी में समझ में आ जाता है क्या है, क्योंकि केस तो उन्होंने डिटेल में ले रखा होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये एक टीम वर्क है, इसीलिए मैं टीम नेमिनाथ को हमेशा बोलता हूँ कि भाई टीम काम करती है। तो यहाँ पे कुछ तुक्का नहीं है, यहाँ पे हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। पेशेंट के सिम्टम से लेकर के उसका पैथोलॉजी, उसका सारे रिपोर्ट्स, उसका सब कुछ वीडियोग्राफी में, सब कुछ पेपर फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। किसी को 10 साल बाद भी आके देखना है वो पेशेंट आया था उसमें क्या हुआ था, वो सब अवेलेबल है यहाँ पर। सर बहुत अच्छी चीज है ये कि हम आगे वो चीज एविडेंस बेस्ड फॉर्म में हाँ, दिखा सकते हैं टू द वही कम्युनिटीज। वही। अब मैं एविडेंस बेस, अब मैं इस सब बातों को इसलिए नहीं करता हूँ कि जिनको एविडेंस बेस दिखाना, उनको पता ही नहीं एविडेंस क्या है, वो जानते ही नहीं है। होम्योपैथी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, होम्योपैथिक रिसर्च क्या होती है। तो इसलिए मैं वो सब बातों में नहीं जाता हूँ। मैं मेरे काम को बहुत जिम्मेदारी से करता हूँ, और मैं लास्ट में एक ही बात आती है, काम बोलता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा मेमोरियल वाले भी मेरे पास पेशेंट भेजते हैं कि आप जाइए नेमिनाथ में एडमिट हो जाइए। अभी एम्स से भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, वहीं से
मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो ऐसा बोलते हैं वहां के, जो ठीक है, वो लोग वहां से पेशेंट भेजते हैं कि अब ये हमारा यहाँ नहीं ठीक हो रहा है, आप नेमिनार चले जाइए। अभी भी 2 पेशेंट टाटा मेमोरियल से भेजे हुए यहाँ पे एडमिट हैं, महाराष्ट्र के। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप काम करिए, काम बोलता है। तो वो तो फिर मतलब बेसिकली लोगों को पता चल ही जाती है कि कहाँ हमें क्या मिल सकता है और हमें कहाँ जाने से हम ठीक हो सकते हैं। यस यस, और पीपल फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं। बस उनको आपको रिलीफ देना, एक बार रिलीफ आ गया वो आपको फॉलो कर। और पर एक बात और मैं डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, हर कोई ठीक हो जाता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट अपना बात बताते ही नहीं कुछ भी। स्ट्रेस क्या है? नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। कोई भी हमारे पास करेक्टर सिम्टम नहीं आता उनका। हम पूछ पूछ के थक जाते हैं, हम सोच सोच के थक जाते हैं। वो इतना मास्किंग पर्सनैलिटीज होते हैं, वो नहीं ठीक होते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। मैं उनको बता देता हूँ कि देखिए, आप मुझे ठीक से समझाएंगे नहीं और मैं ठीक से समझूंगा नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। आपके ठीक होने के लिए आपका ठीक ठीक से समझना कि आप जो बता रहे हैं वही मैं समझ रहा हूँ, तभी ठीक होंगे। ये है। बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं मेरा पेशेंट ठीक नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ पेशेंट ठीक वही होगा जो ठीक से बताएगा, ठीक से अपनी हिस्ट्री देगा। लोग इसी बात से नाराज हो जाते हैं, मेरे पिताजी को क्या हुआ, मैं ये क्यों बताऊं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल स्फीयर टच करने में, कोई बताना ही नहीं चाहता। इससे क्या मतलब है जी? कैंसर तो मेरे बोन में है, आप तो मेरे सेक्सुअल लाइफ खंगाल रहे हैं। तो हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट उसको थोड़ी धीरे धीरे, हाँ, जो एडमिट हो जाते हैं, जो कुछ दिन रहते हैं, उनसे हम लोग धीरे धीरे रेपो बना लेते हैं, बाद में वो बताने लगते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है। और फाइनल चीज है डेथ, वो तो होनी ही है। आप किसी भी ट्रीटमेंट से किसी को इन्फिनिट टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये सब डिस्क्लेमर है इस प्रोग्राम की, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, पेशेंट की हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको 30 साल पहले लंग कैंसर हुआ था, आज भी वो सर्वाइव। मेरे पास ऐसे केस हैं जिनको 20 साल पहले माउथ कैंसर हुआ था, वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे केस हैं जिनको 10-10, 15-15 साल पहले गॉल ब्लैडर में, लिवर में कैंसर हुआ था या पेनक्रियाज में कैंसर हुआ था, वो सर्वाइव कर रहे हैं, पेशेंट को लेके आते हैं। अच्छा, आप चल रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ, मैं इनको लेके आया हूँ, आप इनको प्लीज ठीक कर दीजिए। ये होता है होता है। आई होप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कॉन्वर्सेशन हाँ, पहुंचे कि किस तरह से उनके पास सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि यस। काफी लोगों को मैं पता ही नहीं है कि ये भी एक उनके पास तो सॉल्यूशन है। सारी जगह जहां जहां मैं सेमिनार लेता हूँ, मैं उनको सबको एक ही बात समझाता हूँ सबसे पहले, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। हमारी किसी बुक में नहीं लिखा है हम कैंसर ठीक नहीं कर सकते। चलिए, ठीक होने में बवाल होता है, सरकार भी बोलती है, एलोपैथ भी आपसे झगड़ते हैं। आप बोलिए हम ट्रीट तो कर सकते हैं ना। आपको मालूम है ना कि कोविड को ट्रीट करने की परमिशन होम्योपैथ को नहीं थी। आई बाय द इंस्ट्रूमेंट, मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि लोग मर रहे हैं। मेरी ओपीडी में ही 30 पेशेंट हैं जिनको, बताइए, उनको एडमिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और उनको मेल भेज के मैंने एडमिट कर लिया उनको, दैट क्रिएट हिस्ट्री, बाद में परमिशन हुआ। तो ये डेयर आपको लाना होता है। एक आदमी बिना दवाई के मर जाए वो अच्छा है, या एक आदमी बेड पे दवाई खा करके मरे वो अच्छा है? मुझे ये बताइए। एटलीस्ट हमने ट्राई किया है उसमें, कम से यस, कम देयर मुझे इज अ बहुत लोगों ट्राई। ने कहा अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो, मैंने कहा जो कुछ होता है सब हो जाने दो। एंड
मैंने इससे कहा है ना, डेयर टू एटलीस्ट बी मुझे वाइज। मुझे बताया गया है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे कुछ काम करना है, तो वो मुझे काम करने दो। तो मैं सबको वही बताता हूँ कि पेशेंट आपके पास आया है, आप दरवाजा बंद मत करो। क्या पेशेंट ऑपरेशन के बाद जिंदा रहता है? क्या कीमोथेरेपी के बाद बच जाता है? क्या रेडियोथेरेपी के बाद 100% सेफ रहता है? तो ये सारी कंडीशन जब वहां नो है, तो होम्योपैथी में ये क्लॉज क्यों डाल दिया जाता है कि नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। मैं आउट ऑफ द रिकॉर्ड आपको एक बात बता रहा हूँ, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होम्योपैथ के लिए मना है ठीक करना, ठीक है। ये अपना जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री वो बोलती है, हमारे होम्योपैथी की बॉडी कुछ बोलते नहीं है, मुंह में सब दही जमा के बैठे रहते हैं, क्योंकि कुछ क्लिनिकली तो एक्सपीरियंस है नहीं कुछ। मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ कि पेशेंट जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है, मैं तो ऐसी जगह बैठा हूँ आगरा, जहाँ पर हमारे पास में एक फिरोजाबाद टाउन है, जहाँ पर हजारों की संख्या में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट पेशेंट हैं। वो कहाँ जाए? कौन करेगा? वो सब मैं करता हूँ। जो मेरे पास आते हैं वो सब ठीक होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ उनकी बहुत सिंपल दवाइयां हैं, नेट्रम्यूर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ब्राइनिया, कोई स्पेशल रेमेडी नहीं है, मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। तो मेरा तो कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट था, ठीक नहीं हुआ वो। तो ये करने, अभी वो ठीक होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता लगेगा? वो करने से तो पता लगेगा। आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे कि हाँ ये ठीक नहीं हो सकता? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने पहले बोला, जब लोग एड्स से डरते थे तो मैं एड्स ठीक करता था, ठीक है ना। मैं पेशेंट एडमिट नहीं करते थे लोग, हॉस्पिटल में धर्मशाला में रुकवाता था। आप रुक जो रोज दिखाओ। आप आप आए हो, दूर से आए हो, केरल से लोग आते थे, तमिलनाडु से आते थे, बंगाल से आते थे, छत्तीस। मैं बोलता था आप इतनी दूर से आए हो, आप रुको, आप होटल में कमरा ले लो, आप धर्मशाला, जो भी आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से रहो। आप मुझे रोज बताओ आकर के, मैं रोज देखूंगा आपको। मैं उन डॉक्टर्स में से नहीं हूं, मैंने देखा और 3 महीने की दवाई दी मुझे, 3 महीने तक वो जिंदा रहेगा मरेगा, वो दवाई काम कर रही है नहीं कर रही, तो सुबह उन्होंने सल्फर दिया है, शाम को देते थे मेडिसिन एक दिन में। तो आपको कहाँ नियम है कि आप 3 महीने में एक डोज दे करके चेंज नहीं करेंगे? ये तो कहाँ लिखा है बताइए ना, एनिमल ने कहीं लिखा? आप मेरी बात समझ रहे ना। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो सारे ओपीडी पेशेंट को बिठा के रखता हूँ, ये मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, दवाई खा के 20 मिनट में मुझे, गॉट माई पॉइंट। तो उस लेवल का मैं काम करता हूँ। चलिए और बताइए, कोई क्वेश्चन हो आपका तो। और सर इसमें हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके लिए, मैं आपको एक दो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। पूछिए। बहुत अच्छे मुझे कर रहे हैं। बहुत सारे थैंक यू विशेस हैं सर डॉक्टर्स की तरफ से। डॉक्टर जयेश जितेश का है आपके लिए कि वी आर सो ब्लेस्ड टू बी योर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ थैंक यू मैसेजेस। सर मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कुछ और आपको पूछ। सर हाँ मुझे जी। एक शॉर्ट में एक केस में जानना चाह रही थी, कोई एक केस स्टडी आप बता पाए कैंसर पेशेंट्स की। रोज के केस है यहाँ, तो मैं बोला एवरीडे केस होते हैं, ऐसा सर कोई लेटेस्ट वाला फिर कैंसर। मैं जानना चाहती हूँ, लेटेस्ट। अभी मेरे पास, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको पीएसए 3,000 था, 3,000, ठीक है। और उसको ऑपरेट, वो मेरे पास, उसको डायबिटीज थी, उसको हाइपरटेंशन था। वो मेरे पास आया, मैंने उसका केस टेकिंग किया और उसको
सल्फर 6C दिया, ठीक है। एक महीने में उसका PSA 3000 से 153 आ गया। 3000 PSA वाला केस मैंने आज तक नहीं देखा, मैं इसलिए केस को बता रहा हूँ आपको। 100, 150, 200 वाले तो बहुत, ठीक है। उसके बाद मैंने एक महीने उसको 9C दिया, वो 153 से घट के 22 आ गया। फिर उसको एक महीने 12C दिया, और डॉक्यूमेंटेड केस है, सब उनकी रिपोर्ट है, सब वीडियो है, सब कुछ है, ठीक है। वो दिया 9C, 12C दिया, वो घट करके 1.2 आ गया। तो आपको मेडिसिन पकड़ना है, पैथोलॉजी नहीं देखना है। अगर मैं ये जाता अरे इसको तो 3000 है, इसको तो कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, और वो उसी सल्फर से 6C, 9C, 12C से उसका कैंसर ठीक हो गया प्रोस्टेट का, ठीक है, उसका डायबिटीज ठीक हो गया, उसका हाइपरटेंशन ठीक हो गया, उसने सारी एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दी। तो ये है। बेसिकली पेशेंट को एक लाइफ लाइन ही मिल गई पूरी। हाँ, ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं, और आई एम सो ब्लेस्ड, पेशेंट भेजता है और वो ठीक होते हैं। और यही होम्योपैथी में काम करने का मजा है, यही एक होम्योपैथ को दूसरे लोगों से अलग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक पेशेंट बताऊंगा जो एम्स ने से मेरे पास, एक 17 साल का, उसको खांसी आती थी, और उसके बाद में हीमेटेमेसिस होती थी, हीमोप्टाइसिस नहीं, और करीब आधा लीटर से 1 लीटर तक ब्लड आता था उसको, मैसिव ब्लीडिंग होती थी, और ह्यूज ट्यूमर था उसको, ठीक है। तो उसका बता दिया कि इसमें ऑपरेट भी नहीं हो सकता है, तो कुछ हो नहीं सकता है। तो वो मेरे पास लेके आए, मैंने बोला कि इसको एडमिट रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। वो मेरा पहला एडमिट पेशेंट था कैंसर का। मुझे भी लगा कि भाई जब कुछ नहीं हो सकता है तो चलो ट्राई करते हैं, और उसी समय मेरे यहाँ पहला बैच शुरू हुआ था BHMS का, तो स्टूडेंट का मोरल भी बूस्ट होगा, उनको भी एक क्लिनिकल देखने को मिलेगा। वो पेशेंट करीब मेरे पास 3 महीने एडमिट रहा। 3 महीने में उसको 2 बार हेमेप्टाइसिस हुआ, हेमेटेमेसिस एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है। 3 महीने के बाद मैंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। मेडिसिन थी उसकी पल्सेटिला LM1, और 3 महीने में मैंने उसको LM1 ही चलाई, ठीक है। वो जब आया था उसका वेट 32 किलो था, और जो जब गया वो, तो उसका वेट 48 किलो था, ठीक है। और वो मेडिसिन लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। उसके जो फैमिली वाले थे उसको वापस एम्स ले गए 1.5 साल के बाद। उन्होंने कहा नहीं, इसको तो कोई कैंसर नहीं है। तो वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कैंसर ठीक हो गया, बोलते नहीं ये रिपोर्टिंग गलत हो गया होगा, जबकि उन्हीं का रिपोर्टिंग था। यू गॉट द पॉइंट। उन्हीं का CT था, उन्हीं का ब्रोंकोस्कोपी था, उन्हीं के सब रिकॉर्ड थे, और वही ये बोल रहे हैं कि नहीं ये मिस हो गया होगा। तो इस तरह का दिमाग में एक ब्लॉक बैठा हुआ है होम्योपैथी के लिए। नहीं हो सकता, वो पेशेंट आज इससे नहीं भी हो। सरवाइव कर रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो इतने सारे पेशेंट को ला चुका है मेरे पास। इज ए लिविंग एग्जाम्पल। मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है लाइव अपने फेसबुक पर। एक दिन वो अपनी वाइफ को लेके आया था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का चलता रहता है। ऐसे मैं आपको बात बता रहा हूँ 88 की, शायद आप पैदा भी नहीं हुई होंगी तब।
तो उसी समय अल्ट्रासाउंड आया था। उस समय अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन नहीं था। आगरा में एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन, डॉक्टर साहब एम्स से अल्ट्रासाउंड एमडी रेडियोलॉजी करके आए थे, उन्होंने अपना क्लिनिक खोला था। तो एक यंग लेडी थी 35 ईयर के आसपास, वो मेरे पास आई अल्ट्रासाउंड लेकर के। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने लिखा हुआ था पेनक्रियाटिक कैंसर, और मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, और इतना बड़ा मास उसमें उन्होंने डायमीटर उनका लिखा हुआ था। वो लेडी आई, मेरे से बातचीत हुई। उस समय मेरी मैं 85 में पास आउट था, तो मेरे प्रैक्टिस जम ही रही थी। हालांकि उससे पहले भी मैं कई पेशेंट ठीक कर चुका था। हाँ जी। तो वो मैंने उसको लैकेसिस 30 का एक डोज दिया, और मैंने बोला कि आप मुझे 15 दिन के बाद दिखाइएगा। वो 15 दिन के बाद आई, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने उसको प्लेसबो दिया। 1 महीने का प्लेसबो लेके चली गई वो, और 1.5 महीने के बाद वो दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के लेके आई, और उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। ठीक है, तो जब उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, तो मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य था ये। चलो कैंसर नहीं भी मानना है इसको, ट्यूमर तो मानेंगे, और पेनक्रियाटिक ट्यूमर इतना बड़ा 1.5 महीने में चला गया, तो वो एक कन्विक्शन था। फिर मैं वो दोनों अल्ट्रासाउंड लेके उन डॉक्टर साहब के पास गया। वो खुद ये मानने को तैयार थे कि मेरे से गलती हो गई होगी पहली रिपोर्ट में। वो ये मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब तो मैं किसी से जरा भी नहीं करता, बात भी नहीं करता, कि बहुत मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन थे पहले अल्ट्रासाउंड में, दूसरे में वो फ्यू रह गए, और तीसरे अल्ट्रासाउंड में वो गायब हो गए। तो वो डॉक्टर साहब खुद ये कह रहे हैं कि दोनों अल्ट्रासाउंड गलत हो सकते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये होम्योपैथी से गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो गए होंगे। तो हम उस दुनिया में जीते हैं जहां पर जो डोमिनेंट स्कूल है वो किसी भी हालत में लोगों का भला नहीं होने देना चाहता। ठीक है, अभी डॉक्टर ऋतु मेरे साथ काम करती हैं, एक इनका पेशेंट बता करके फिर मैं समअप करूंगा। सर आई एक डेल्टॉइड, थिंक ये ना 1 घंटे का होता है सिर्फ, चलिए ये बंद हो जाएगा, तो ठीक है, आई जॉइन इट अगेन। नहीं हो गया, बस बाद में कभी बात करते हैं। चलिए, आपके सर सारे इतना दर्शकों को इंटरेस्टिंग चल रहा है ना कि बहुत ऐसा हो नहीं रहा कि इसको बंद कर दे। मेरा नहीं भी नहीं, और सुनते जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। हम ऑडियंसेस के लिए है ये कि हम फिर से सर के साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे सून, तो बाकी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, हम आगे की बातें फिर सुनेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस किसी के रह गए हैं तो यू कैन कमेंट डाउन इन द, जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तब। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू कि आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन टू बी अ गेस्ट हियर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैंसर इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज है, तो उसके लिए होम्योपैथी कितना अच्छा कर सकती है ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, दोबारा फिर मिलेंगे कभी। थैंक थैंक यू। यू सर, गुड इवनिंग।